अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहीन अफरोज़ अपना चैनल डॉक्टर शाहीन अफरोज़ पर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। और जो है मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अपना रेगुलर जो है पढ़ाई करने के लिए, अपने रेगुलर चैप्टर्स को समझने के लिए, उनका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, उनकी समरी लिखने के लिए और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आपको समझ में आता है या पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप जो है मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको वक्त वक्त पर मिलता रहे। आज हम जो है अपना नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, ज़रा फ़ोन कर लूँ, जिसके मुसन्निफ़ हैं इब्ने इंशा। इब्ने इंशा का असल नाम था शेर मोहम्मद ख़ां। उनका असल नाम था शेर मोहम्मद ख़ां। 1947 में जो है जब बंटवारा हुआ तो वह अपने ख़ानदान के साथ जो है लाहौर में जाकर बस गए और लाहौर चले गए। 1952 में वहीं पर से उन्होंने जो है कराची से जो है कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया। पढ़ने पढ़ाने का शौक़ उनको बचपन से ही था और उन्होंने जो है लाहौर से जो अगर रोज़नामा इमरोज़ नाम से जो अखबार निकलता था उसमें जो है फ़ुक़ाहिया कॉलम लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद कराची से रोज़नामा जंग निकलता था, उसमें भी जो है उन्होंने अपने कॉलम लिखना शुरू कर दिए। वो एक शायर बहैसियत शायर और एक मज़ा निगार की हैसियत से काफ़ी मकबूल और मशहूर हुए। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत से मज़ाहिया मजमूए भी उनके मंजर आम पर आया, जैसे दुनिया गोल है, चलना है तो चीन को चले, इस तरह के उनके जो है मजमूए मंजर आम पर आए। इसके अलावा उनका शायरी का जो है मजमूआ चांद नगर के नाम से बहुत मकबूल हुआ और जो है बड़ी शोहरत उसको मिली है। चांद नगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार सीबीएसई बोर्ड में इसके लिए क्वेश्चन आता है कि इब्ने इंशा का शेरी मजमूए का नाम क्या था, वन वर्ड के अंदर, तो उनके शेरी मजमूए का नाम था चांद नगर। ये कुछ पॉइंट मैंने इसमें लिख रखे हैं, आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। इब्ने इंशा का असली नाम था शेर मोहम्मद ख़ां। 1947 में लाहौर चले गए। 1952 में कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। रोज़नामा इमरोज़ जो लाहौर से निकलता था उसमें उन्होंने जो है फ़ुक़ाहिया कॉलम लिखना शुरू किया। नेक्स्ट रोज़नामा जंग जो कराची से निकलता था उसमें भी उन्होंने जो है अपना कॉलम लिखना शुरू कर दिया। पोज करिए और नोट करिए। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, चलना है तो चीन को चलें, ये उनके सफ़रनामे हैं। ये सफ़रनामा भी हम पढ़ के आए हैं। पहले हमने सफ़रनामा एक पढ़ा है जापान, ये भी उनके सफ़रनामे हैं। वो जापान जो सफ़रनामा था क़ुर्रतुल ऐन हैदर का था और ये इब्ने इंशा के सफ़रनामे हैं। नेक्स्ट है एक किस्सा कुंवारे का, उर्दू की आखिरी किताब, खुमार गंदम, ये उनके जो है मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। उनका पहला शेरी मजमूआ चांद नगर है के नाम से मशहूर हुआ। ये इस पर मैंने लिख रखा, आप ये पोस्ट करिए और नोट करते जाइए। सबक का एक्सप्लेनेशन समझाने से पहले या सबक की कहानी आपको समझाने से पहले मैं आपको उसके हार्ड वर्ड लिखवाना चाहूँगी ताकि आपको सबक की कहानी, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आ जाए। फर्स्ट है अवामुन्नास। अवामुन्नास आम लोग। सेकंड है चरम। चरम मतलब चमड़ा। साहबे फराश बीमार होकर घर बैठना। साहबे फराश बीमार होकर घर बैठना। अलेक सलेक सलाम दुआ। हुस्न अखलाक अच्छे अखलाक। हुस्न अखलाक अच्छे अखलाक। आर्जा बीमारी। आर्जा बीमारी। मिजाज पुरसी करना, बीमार का हाल पूछना। मिजाज पुरसी करना, बीमार का हाल पूछना। इंशा पर्दाज मजमून लिखने वाला। इंशा पर्दाज किसे कहते हैं? जो मजमून लिखता है उसे हम क्या कहेंगे? इंशा पर्दाज। हर्ज मर्ज। हर्ज मर्ज नुकसान। हर्ज मर्ज नुकसान। राहो रस्म मिलना जुलना। राहो रस्म मिलना जुलना। पोज करिए और नोट करिए। नेक्स्ट मीनिंग है नाकाबिले तबात कलमात। वो बातें जो छपने के काबिल ना हो, मतलब ऐसी बातें जिन्हें छापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है
तशखीस, तशखीस मतलब मर्ज पहचानना, मर्द को पहचानना या मर्द की पहचान। मुजर्रबात, यकीनी तौर पर असर करने वाली दवाएं, मुजर्रबात यकीनी तौर पर असर करने वाली दवाएं। निगारशात, मज़ामीन, निगारशात मज़ामीन। खस खाना, खस एक बहुत ही खुशबूदार घास होती है, अगर उसे हम जो है घर में लगाएं तो हमारे पूरे घर में खुशबू आती है। उसका खस का इत्र भी आता है, खस का शरबत भी आता है। खस खाना, खस की टट्टियों वाला मकान जिसमें खस की जो है घास चारों तरफ मकान में लगी हुई हो। बर्फ़ आब मतलब बर्फ़ का ठंडा पानी, बर्फ़ आब बर्फ़ का ठंडा पानी। पोज करिए और नोट करिए। नेक्स्ट मीनिंग है नाम नामी मशहूर नाम, नाम नामी मशहूर नाम। नहार मुँह बासी मुँह, नहार मुँह बासी मुँह। अखलाक करीमाना, वो अखलाक जिसमें एहसान शामिल हो, अखलाक करीमाना वो एहसान जिसमें, वो अखलाक जिसमें एहसान शामिल हो। झोलदारियाँ छोटा खेमा, झोलदारियाँ छोटा खेमा। दरश्ती चिड़चिड़ाहट, दरश्ती चिड़चिड़ाहट। इसे पोज करिए, नोट करिए। अब हम सबक शुरू करने जा रहे हैं। ज़रा फ़ोन कर लूँ। जैसे आपको पता है कि फ़ोन का नाम है तो सबक पूरा फ़ोन के ऊपर ही बना हुआ है कि इसका मेन जो मुद्दा है सबक का वो है फ़ोन कर लो। ये एक मज़ाहिया जो है मज़मून है और इसमें फ़ोन के बारे में उन्होंने पूरा बताया है कि अगर आपके घर में अगर आप फ़ोन है तभी आपको इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप अपने मोहल्लेदारों में, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में आप कितने मकबूल हैं और आप कितने मशहूर हैं अगर आपके घर में फ़ोन है तो। और इस बात का अंदाज़ा हमें भी जब लगा जब हम जो है बीमार होकर साहिब फराश हुए, मतलब साहिब फराश होना, घर पर हम बैठे, तब हमें इस बात का अंदाज़ा लगा कि हम अपने पड़ोसियों में और अपने मोहल्ले वालों में कितने मशहूर हैं। हमारे एक पड़ोसी शेख नबी बख्श चरम जैसे मैंने आपको मीनिंग लिखा है, चमड़े के काम करने वाले, वो हमारी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लेकर हमारे घर आए और जो है उनसे हमारी कोई ज़्यादा अलेख सलेख नहीं थी। अलेख सलेख मतलब उनसे हमारी सिर्फ सलाम दुआ ही थी, गाड़ी छन्ने वाली कोई बात नहीं थी, मतलब उनसे कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। लेकिन वो जो है हमारी मिजाज पुरसी के लिए आए और जो है हमारे पलंग की पट्टी से लगकर बैठ गए। कहने लगे कि भाई आपको क्या शिकायत है। मैं भी बोला कि भाई मुझे तो आपसे कोई शिकायत नहीं। वो कहने लगे कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको क्या बीमारी है। तो मैंने कहा कि हल्का खांसी और बुखार है। तो वो कहने लगे ये तो बहुत ख़तरनाक जो है आरिज़ा मतलब बीमारी है और जो मेरी बीवी के भांजे को भी एक बार यही आरिज़ा हो गया था, अल्लाह मग़फ़िरत करे। मैं घबरा गया एकदम से, मैंने सोचा कहीं वो मर तो नहीं गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, मर गए कि नहीं, हमारे लिए तो मर ही गया, अब तो शादी कर ली है, अब तो फ़ोन भी नहीं करता है। तो उनकी जान हयात जो है ज़िंदा पाकर जो है मेरी जान में जान आई। अब उन्होंने मिजाज पुरसी करने के बाद जो है मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने नाहक तकलीफ़ उठाई, आप क्यों परेशान हुए। अब मेरे से जब वो रुखसत लेने लगे तो उठते उठते उनकी निगाह मेरे बेड के पास लगे फ़ोन के ऊपर पड़ गई, पलंग के पास लगे फ़ोन के ऊपर पड़ गई और कहने लगे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो एक फ़ोन अपनी दुकान पर कर लूँ। अब जब इतने अखलाक के साथ वो मेरी मिजाज पुरसी के लिए घर आए थे तो मैंने फ़ोन के लिए कैसे मना करता। मैंने भी उनको कह दिया कि हाँ ज़रूर, आप ज़रूर फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए और फ़ोन करिए। अभी नबी बख्श गए ही थे कि हमारे दूसरे पड़ोसी मीर बाकर अली संदेलवी जो है लठिया टेके मतलब लठिया हाथ में पकड़े हुए, लाठी हाथ में पकड़े हुए हमारे घर चले आए। ये एक रिटायर्ड थानेदार थे और जो है हाल में ठेकेदारी का काम कर रहे थे। आते ही मुझसे पूछा कि सुना है आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। अब हमारे समझ में आया नहीं, हमने कहा कि नहीं हमारे दुश्मनों की तो नहीं साहब, इतना ज़रूर पता है कि हमारी तबीयत ज़रूर नासाज है। वो कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा भाई खांसी और बुखार हुआ है। बड़ी शफ़क़त के साथ बैठे और बड़ी शफ़क़त के साथ मेरी नब्ज़ टटोलने लगे और कहने लगे कि जो है अपना ध्यान रखा करिए, खुदा ना खास्ता कोई हर मर्ज हो गया
या कोई बीमारी हो गई तो अदब को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा अदीब और जो है इंशा पर्दाज कम ही देखने को मिलता है, और हमारे मोहल्ले में तो एक आप ही इतने मशहूर अदीब और इंशा पर्दाज हैं। अब वो कहना क्या चाह रहे थे, हम अपनी वहशत में कुछ और ही समझे, और हम भी जो है तेज़ आवाज़ में उनका जवाब देने लगे कि सुना है आपके कान बहरे हो गए हैं, और इसमें चमेली का तेल गर्म करके डाला करिए, आपको सही और अच्छा सुनाई देने लगेगा। और रहा नफ़ा और नुकसान, तो ठेकेदारी में तो नफ़ा नुकसान होता ही रहता है। हमारे पास में एक हमारे दूसरे दोस्त और बैठे थे, उन्होंने हमें झंझोड़ा और मीर साहब से जो है माजरत चाहिए, उनसे माफ़ी मांगी कि भाई जो है ये इंसान बीमारी में वहशत में कुछ भी बोलने लगा है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मिजाज कुर्सी के लिए जो है यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। मीर साहब कहने लगे कि जी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा एक ऐन फ़र्ज़ था एक मुसलमान होने के नाते, और इनका पड़ोसी और इनका मोहल्लेदार होने के नाते ये तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम इनकी मिजाज कुर्सी के लिए आएँ। अब उठते उठते उनकी भी निगाह जो है फ़ोन के ऊपर पड़ गई। कहने लगे कि मेरा इजाज़त हो तो मैं एक फ़ोन कर लूँ, मेरा लड़का जो है सुबह से ईंटों के भट्टे के ऊपर गया हुआ है और मैं ईंटों के ट्रक का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक फ़ोन कर लूँ। अब वो भी इतनी अखलाक के साथ आए थे वो मिजाज कुर्सी के लिए, तो उनको भी कैसे मना किया जा सकता था। उनसे भी कहा कि ठीक है, ज़रूर ज़रूर आप एक फ़ोन कर लीजिए। अभी तक हमने पढ़ा है कि दो उनके पड़ोसी उनकी तबीयत या पूछने के लिए या उनकी मिजाज कुर्सी के लिए जो है उनके घर आए, जिसमें नबी बख्श ताजिर और रिटायर्ड थानेदार मीर बाकर अली उनकी मिजाज कुर्सी के लिए आए, और उन्होंने अपनी अपनी राय इनको दी। अब उनके एक और उनके मिलने वाले उनके मिजाज कुर्सी के लिए आने वाले थे, उनके आने की इत्तला हुई प्रोफेसर के बख्श। इनके नामी ग्रामी से कौन वाकिफ़ नहीं था, सभी लोग बड़े मशहूर थे। प्रोफेसर के बख्श सभी लोग इस शहर के इनको जानते थे। सैयद मंजिल के नीचे जो है बैठा करते थे और लोगों की किस्मत का हाल बताया करते थे, और बीमारी हो, रोज़गार हो, मुकदमा हो, क्या कोई भी लाइलाज बीमारियां हों, सभी पे इनका मशवरा जो है बड़ा मुफीद साबित होता था, और लाइलाज बीमारियों का इलाज भी किया करते थे। और इनसे जो है मुसन्निफ़ का राह रास्त या उनका ताल्लुक़ जो है उस ज़माने से था, इनके एक अज़ीज़ के यहाँ जब ये खानसामा थे, और उसी ज़माने से इनसे प्रोफेसर के बख्श से, करीम बख्श इनका पूरा नाम था, उनसे मुलाकात हो गई थी। जब इन्हें पता चला कि बीमार हैं तो प्रोफेसर के बख्श ने इत्तला भिजवाई कि वो इनसे मिलने या इनको देखने आ रहे हैं। जब वो इनके घर आए तो पहले तो उन्होंने अपने जो है डॉक्टरों के बारे में इनसे बातचीत करी, इनकी बीमारी के बारे में इनसे पूछा, इनका हाल पूछा, और अपने तजर्बात में से उन्होंने दवाइयाँ लोगों पे आजमा चुके थे, उन दवाइयों के बारे में इनको बताना शुरू किया। और डॉक्टरों के लिए भी नाकाबिल तबादत अल्फाज जो है उन्होंने पहले कहे, ऐसे नाकाबिल तबादत अल्फाज जो मतलब चपने के काबिल ना हों, ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे। और उसके बाद जो है कहा कि भाई आपके जिस्म में शक्कर की कमी हो गई है और आपका गला भी ख़राब है, तो इसलिए आपको जो है मैं एक दवाई दूंगा जो आपको नहर मुँह खानी होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि मेंढक की चर्बी और लाल टिड्डे के अंडों से जो है, और गंधक, मेंढक की चर्बी, गंधक और लाल टिड्डे के अंडों से दवाई तैयार होगी, और उल्लू के मगज़ के साथ सुबह नहर मुँह आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। और इन्होंने जो है ये दवाई देने के बाद जो है उठते उठते इनकी निगाह भी मेरे टेलीफोन के ऊपर पड़ गई। अब कहने लगे कि जो है मैं भी एक अपना टेलीफ़ोन कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो। अब कोई इतनी दूर से मिजाज कुर्सी के लिए आया है सिर्फ तबीयत पूछने, और उस इंसान को जो है टेलीफ़ोन करने के लिए मना किया जाए तो ये बहुत बुरी बात मालूम होती है। मैंने कहा जी शौक़ से फ़ोन करिए। तो यह भी जो है एक घेंगसवार और नेवले दो दवाइयों का ऑर्डर देके कि भाई ये दोनों दवाइयाँ जो हैं मेरे फुटपाथ पर जहाँ मैं बैठता हूँ सैयद मंजिल के नीचे वहाँ पहुँचा दी जाए। घेंगसवार एक पौधा होता है जिसके पौधा लंबा होता है, पत्ते भी इसके लंबे लंबे होते हैं, और एक लिचलीचा मादा या गूदा जो है इसके अंदर से निकलता है और ये दवाई में काम में आता है। तो उसका ऑर्डर देके ये भी चले गए। हमारा फ़ोन क्या हुआ, हम इस फ़ोन से ही परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि
दिन भर 2-4 जो है रॉन्ग नंबर तो हमारे फ़ोन पे आते ही रहते थे। कभी कहता है कि हमारी बेगम साहब को बुला दीजिए, कोई फ़ोन करता कि एम्बुलेंस को बुला दीजिए, कोई जो है मिठाई का ऑर्डर हमारे यहाँ पे बुक करवाने लगता, क्योंकि इस तरीके का जो है फ़ोन रॉन्ग नंबर आते रहते। और कोई तो इतनी जल्दी में होता कि जो है हमारी बात ही नहीं सुनता। कोई लोग ही मोहलत दे पाते कि हम उसे रॉन्ग नंबर कहते, लेकिन कोई तो अपनी जो बात कहना शुरू करता तो वो बात ही ख़त्म नहीं हो पाती थी हमारे नंबर में। और इस तरह के टेंट वालों का फ़ोन आता, भोलू भाई मिट्टी के तेल वाले का फ़ोन आता कि भाई ऑर्डर बुक कर लीजिए। तो बाद में हमें पता चला कि हमारे नंबर में और इन नंबरों में फ़कत एक ही अदद का या एक ही नंबर का फ़र्क है। इसी तरह मिठाई के लिए भी कई बार हमारे पास फ़ोन आते कि जो है वो 1 टोकरा लड्डू का भिजवा दीजिए, 1 टोकरा बालूशाहियों का भिजवा दीजिए, और वो भी असली घी में तली होनी चाहिए। पहले की तरह जो है चर्बी या मिट्टी के तेल में तली हुई बालूशाही हमारे यहाँ मत भिजवा देना। एक दिन जो है वो हलवा मर्चेंट से भी हमारी मुलाकात हुई, तो हमें पता चला कि उनके नंबर में और हमारे नंबर में सिर्फ एक ही नंबर का फ़र्क है। इसलिए जो है ये गलतफहमी होती है, रॉन्ग नंबर हमारे यहाँ आते हैं। इसी तरह वो जो है हलवा मर्चेंट बोले कि आपके भी कई फ़ोन हमारे घर पे आते हैं और जो है शायरों की और गज़लों की जो है बात हमसे कही जाती है, और जो है गज़लों की फरमाइश की जाती है कि आपकी नई गज़ल भेजिए। और जो रिसाला भेजने वाले हैं या रिसाला छापने वाले हैं वो तो बराबर जो है हमारे सर रहते हैं और बराबर कहते रहते हैं कि भाई आपके निगारिशात, मतलब आपकी तहरीरों का या आपकी मज़ामीन का हमें इंतज़ार है, और आप जल्दी जो है अपने मज़ामीन या अपनी तहरीर जो है हमें भेजिए, क्योंकि सालनामा जो है निकलने वाला है। कई पब्लिशर के फ़ोन आते, तो इस तरीके से जो है फ़ोन से हम लोग बहुत परेशान थे। इसी तरह का एक और फ़ोन हमारे पास आया जिन्होंने हमें जो है आगे कुछ बोलने की ही मोहलत नहीं दी, और कहने लगे कि जल्दी करिए और ऑर्डर बुक करिए। और शुरू कर दिया उन्होंने कि 4 झोलदारियाँ भेज दीजिए। झोलदारियाँ कहते हैं छोटे खैमे को। तो हम कुछ खंकार कर उनको बोले कि अजी सुनिए, तो वो उधर से बड़ी कड़कती हुई आवाज़ में बोले कि आप अभी बात करने का वक्त नहीं है, आप सिर्फ जो मैं कहता जाता हूँ वो ऑर्डर बुक करते जाइए। कहने लगे कि 4 चांदियाँ भी भिजवा दीजिएगा। चांदनी सफ़ेद चादर जो फर्श के ऊपर बिछाई जाती है महफिलों में, कहने लगे सालनगिरी नहीं होनी चाहिए। पहले भी आपने जो है सालनगिरी भेज दी थी, और हमारा पैसा जो है हलाल का पैसा है, फालतू का पैसा नहीं है कि हम जो है गंदा आप सामान हमें भेजें और हम जो है पैसे भरते रहें। फिर बोले हम कुछ अजी हुजूर कहा हमने, लेकिन उधर से फिर आवाज़ आई कि सिर्फ आप जो है ऑर्डर बुक करते जाइए। कहने लगे कि जो है 12 डिनर सेट भिजवा दीजिएगा, 10 जग भिजवा दीजिएगा, 150 चम्मच लिख लीजिए, और जो है 50-80 प्लेटें लिख लीजिए। इस तरीके से उन्होंने अपना ऑर्डर बुक करवाया। हमने भी जो है उनकी सारी बात सुनी और हमने उनका सारा ऑर्डर जो है लिखते चले गए जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जो कहा, हमने कहा कि जी हम तो बड़े फ़कीर आदमी हैं, हम इतने जो है कीमती सामान जो है आपको और जो है कैसे भिजवा सकते हैं, इतना जो है खस की टट्टियों वाली चीज़ें, मतलब ये है कि इतनी महंगी चीज़ें और बर्फ़ का पानी और ये सारी चीज़ें हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो कहने लगे क्यों, आप हाजी चिरागुद्दीन एंड सन्स नहीं है? तो हमने कहा कि जी काश हम हाजी चिरागुद्दीन एंड सन्स होते। तो कहने लगे भाई बड़े अजीब आदमी हैं आप, जब हमने इतनी देर से आपको ऑर्डर लिखाए जा रहे हैं तब तो आपने कुछ बोला नहीं, आप लिखे चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम हाजी चिरागुद्दीन एंड सन्स नहीं है। तो हमने कहा कि भाई आपने बोलने का मौका ही कहाँ दिया। तो इस तरह जो है इस टेलीफ़ोन ने जो है हमें बड़ा परेशान करके रखा कि हमारी तबीयत ख़राब होने के बाद भी हमें पता चला कि हम अपने मोहल्ले के अंदर कितने मशहूर हैं, और जब तबीयत सही हो गई तो कितने रॉन्ग नंबर जो है घर के ऊपर आते हैं। क्योंकि जब हम घर पे रहे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इस टेलीफ़ोन कितना मकबूल है कि जब हम कोई या तो हमारे यहाँ आता था तो वो फ़ोन करता था, और कोई नहीं होता था तो रॉन्ग नंबर जो है हमें परेशान किया करते थे। बच्चों ज़रा फ़ोन कर लूँ, ये सबक जो है मैंने आपको पढ़ाया है और ये सबक जो है ख़त्म हो चुका है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पूरा अच्छी तरह समझा दिया है। अब इसका पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड में मैं आपको इसके नोट्स करवाऊंगी, इसके सवाल जवाब सोल्व करवाऊंगी, जो CBSE बोर्ड में भी जो आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।